नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है और अब 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 4 मई को रिजल्ट आएंगे। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, आदित्य द्विवेदी जी हैं और अजीत प्रताप सिंह है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब सेकंड फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन हमने इस चुनाव प्रचार के दौरान एक चीज देखी, हमने देखा जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आई और उन्होंने टीएमसी के सपोर्ट में कई रैलियां की। लेकिन अपने सहयोगी कांग्रेस को लेकर उन्होंने ना तो कोई बयानबाजी की और ना ही कुछ रैलियां की। तो क्या वो उनका समर्थन नहीं कर रही है? इस पर आपका क्या कहना है? ये जो सवाल है ये एक ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बेसिकली सत्ता में जो काबिज हैं पिछले 15 सालों से वो टीएमसी की ममता बनर्जी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस वहाँ जो चुनाव लड़ रही है उसका तालमेल नहीं हुआ उनके साथ में। तय बात है जो भी अलायंस इंडिया की जो आपने बात की हुई है, इंडी गठबंधन की जो आपने बात की हुई है, तो उसके गठबंधनों की जो उनके सहयोगी दलों की जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में वहाँ पर फिर से गैर भाजपा सरकार आए। अगर हम जब गैर भाजपा सरकार की बात करते हैं तो उसमें किसी भी तरह से कांग्रेस की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो गिने चुने हैं। उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो सत्ता को आसपास कहीं छू भी पाएँ फिलहाल आने वाले कुछ वर्षों तक। तो ऐसे में जो भी अलायंस इंडिया के सहयोगी दल हैं, वो चाहे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी रही हो, जो कि लोकसभा में दोनों लोग अलायंस करके लड़े थे, कई पार्टियाँ क्लब हुई थी, उन पार्टियों की संख्या 2 दर्जन के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा थी। उनमें से जो कुछ थोड़ा बहुत अपना असर रखती हैं या मैसेज देने का कोशिश कर रही हैं, उसमें उन्होंने गए, उन्होंने टीएमसी के समर्थन में रैली की और वहाँ पर रोड शो किए हुए हैं। ऐसे में जो एक बात देखने को मिली है कि अलायंस इंडिया में जो मेन मुखिया बनी पार्टी थी वो थी कांग्रेस। वो वहाँ पर पूरी तरह से अलग-थलग थी। राहुल गांधी ने भी जो बात की है, जो डायलॉग डिलीवरी की है, जो भाषण दिए हैं, उसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया हुआ है। तो कांग्रेस वहाँ पर एक तरह से जो सत्ता है, उसके खिलाफ जब बोलेगी तभी अस्तित्व में आ पाएगी, तो कांग्रेस अपना काम कर रही है। ऐसे में जो अलायंस इंडिया के सहयोगी दल हैं, वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या उस विचारधारा के जो भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने जाके टीएमसी की ममता बनर्जी के फेवर में जनसभाएँ की हुई हैं। उसकी वजह साफ है कि किसी भी सूरत में भाजपा को रोका जाए। जो भी भाजपा विरोधी वोट है, उस सबको एक साथ क्लब किया जाए, उनको एकजुट किया जाए और फिर से एक बार ममता बनर्जी को काबिज किया जाए। ये उसी दिशा में देखा जाना चाहिए और उसी दिशा में ये कुछ प्रयास हैं। देखिए अजीत जी, फर्स्ट फेज की वोटिंग में हमने देखा कि ज़्यादा हिंसा की खबरें देखिए सामने नहीं आई और सबने इस चीज़ को लेकर हैरान भी कर दिया। और अमित शाह की भी तरफ से भी बार-बार अपने बयानों में कहा गया है कि अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो उल्टा टाँग देंगे। क्या लग रहा है सेकंड फेज की वोटिंग होने वाली है, इस तरीके की हिंसा अब देखिए वहाँ पर जो है गढ़ है वो टीएमसी के हैं। टीएमसी की काफ़ी मजबूती है, तो क्या लग रहा है सेकंड फेज में कुछ ऐसी हिंसा की घटना आ सकती है या फिर वहाँ पर भी कुछ कंट्रोल नज़र आने वाला है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में होती रही है आम तौर पे। लेकिन पहले चरण का जो चुनाव हुआ उस पे जिस तरह से 93% वोटिंग हुई, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर लगाई गई, उसके चलते लोगों में थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी की भावना आई और उसी के चलते वहाँ पर इतना भारी संख्या में मतदान हुआ। क्योंकि पहले टीएमसी क्या करती थी, उसके जो कैडर्स रहते थे, उसके समर्थक रहते थे, वो अपने विरोधियों को वोट देने नहीं देते थे और उनके खिलाफ बड़ी हिंसा करते थे। लेकिन चूँकि इस बार सेंट्रल फोर्सेस बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो शायद वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इतनी बड़ी वोटिंग हुई और हम इसमें भी देखेंगे दूसरे पेज में कि काफ़ी बड़ी संख्या में वोटिंग होगी, हो सकता है उसी तरह से वोटिंग हो 93%। तो यदि ऐसा होता है तो 10% का अंतर आएगा और इससे बहुत कुछ पलट जाने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि सही में ऐसा ही हुआ है, कभी-कभी सरकार के फ़ेवर में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे पलट जाता है। लेकिन जहाँ तक इस फ़ेज़ की बात करें तो 142 सीट्स हैं इसमें, ख़ास करके कोलकाता और आस-पास साउथ वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर टीएमसी का प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पर बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं है। और सबसे अहम बात कि 30% माइनॉरिटी वोटर्स है बंगाल में। तो ममता जब अपना चालू करती हैं, मतलब वोट काउंट करना, तो उनके पास पहले से एकमुश्त 30% आता था।
आपकी थोड़ा-सा बदलाव है कि हुमायूं कबीर उनकी पार्टी के थे, बाबरी मस्जिद बनाई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और वो टीएमसी के लिए खतरा बने हैं। ख़ास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं मुर्शिदाबाद, वहाँ पे हमने हिंसा भी देखी पहले चरण में, उनके काफ़िले पे काफ़ी पत्थरबाजी हुई। लेकिन ये जो 30% माइनॉरिटी वोट्स है, ये पहले सिर्फ़ ममता को मिलते थे। तो ममता स्टार्ट ही करती थी 30% से। तो ये एक फ़ायदा है और सबसे अहम बात ये कि लगभग 80 से 85 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ वोट जीत हार तय करते हैं। हुँ। और ये टीएमसी के पास हो, जैसे मैंने बोला कि 30% से स्टार्ट करती थी, टीएमसी 80 सीटों से स्टार्ट करती है, तो उसे केवल 70 सीटें चाहिए। तो इसीलिए 15 साल से वो जमी हुई है। लेकिन इस बार शायद कुछ माइनॉरिटीज़ वोट्स खिसके हैं और दूसरी तरह का चुनाव है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी कई मामले आए, लॉ एंड ऑर्डर भी आया। आईपैक में अभी रेड हुई थी, उसके बाद ममता बनर्जी खुद गई और उन्होंने जो आरोपी था उससे इलेक्ट्रॉनिक सबूत या उसकी फाइलें वगैरह लेके खुद आई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भद्द पीड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी टिप्पणी की कि एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इस तरह से कैसे बचाव कर सकता है। तो ये कुछ निगेटिव चीज़ें हैं और 15 साल पुरानी सत्ता विरोधी लहर जो उनका नुकसान कर सकती है। और हम हाल के दिनों में अगर देखिए तो बीजेपी जिस तरह प्रचार कर रही है, बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है, आज खुद प्रधानमंत्री अभी भी हमने देखा कि 5 मिनट पहले तक वो रोड शो कर रहे हैं, हुँ। यानी 6 बजे तक उनका रोड शो हो सकता है चले। तो ये सब थोड़ा असर हो सकता है कि बीजेपी भी उनकी जो पिछली बार 77 सीटें थी, बीजेपी भी आगे बढ़े और टीएमसी चूँकि 215 सीटें थी, तो वो कम हो सकती है। लेकिन हुमायूं कबीर कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे ये 4 मई को पता चलेगा। लेकिन अब की बार निश्चित तौर पर पिछले कई चुनावों से अलग है ये चुनाव। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे एम फैक्टर्स हैं जिनकी बात होती आई है, चाहे मुस्लिम हो गए, मोदी जी हो गए, महिलाएं हो गई, और हमने देखा कि जो महिलाएं हैं उन्होंने कितनी बड़ी संख्या में पहले फेज में वोटिंग की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सेकंड फेज में एक सीट है, विधानसभा सीट है, पानीहाटी सीट है, वो हाई प्रोफाइल सीट तो नहीं है लेकिन चर्चाओं में बहुत है, क्योंकि बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वहां से, वो कैंडिडेट है आरजीके हॉस्पिटल की जो पीड़िता है, उनकी जो माँ है वो वहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो महिला वाला जो फैक्टर्स हैं वो सीट पे कितना कामयाब होगा, क्योंकि ये वाली जो सीट है वो टीएमसी का गढ़ है। जब से टीएमसी यहाँ पर आई है, ये लेफ्ट का भी रह चुकी है और कांग्रेस भी इस सीट पर रह चुकी है, लेकिन 15 साल से टीएमसी का गढ़ है। तो क्या लग रहा है, एक तरफा वोटिंग होगी या फिर महिलाएं कुछ कमाल करेंगी? और देखिए महिलाओं के कमाल की अगर बात करें तो ये आबादी अब जाग चुकी है, आधी आबादी। और इसने देश के कई प्रदेशों में सत्ता को बदलने का या सत्ता को में अहम भूमिका निभाने का काम किया हुआ है। किसकी सत्ता बननी है, किसकी सत्ता जानी है। शायद इसीलिए इन 5 राज्यों के चुनाव के बीच में खास तौर से पश्चिम बंगाल को टारगेट करते हुए अचानक में महिला बिल लाया गया और उसको लेकर के 3 दिन के लिए पार्लियामेंट लगाई गई और तमाम जद्दोजहद की गई। और उस पूरी जद्दोजहद में ये कोशिश रही कि महिलाओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। ये कोशिश भाजपा की भी रही और ये कोशिश विपक्षियों की भी रही कि भाजपा ऐसे समय पे लाई है, उसके पीछे उनका मकसद क्या है। अब अगर हम पश्चिम बंगाल के वोट ऑफ परसेंटेज और पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें टीएमसी और भाजपा के में जो अंतर था बीजेपी में, वो 10% वोटों का अंतर था। लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें जो हुए 2024 में, उसमें वो परसेंटेज सिमट कर 7.5% आ गया। अब वो लड़ाई जो है 7.5% के बीच पे है। टीएमसी को 42% वोट मिले थे पिछली विधानसभा चुनाव में, भाजपा को 32% मिले हुए थे। लोकसभा चुनाव में घट के ये अंतर 7.5% का बच गया था। अब जबकि महिलाओं का वोट लेना और वहाँ की जितनी भी घटनाएं हुई, जो जिस महिला को टिकट जो पीड़िता थी, मेडिकल स्टूडेंट्स जो थी, हाँ उनको टिकट दिया, तो एक सहानुभूति लेने की कोशिश की गई है। भाजपा ने इससे पहले भी उस सहानुभूति को बटोरने की कोशिश की गई थी। जो पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, उन दंगों में जो हिंदू टारगेट किए गए और उनके घर में जिस तरह से हत्याएं की गई, उनके पीड़ितों को भी लेकर के तमाम तरह से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई। तो ये एक सहानुभूति लेने की एक कोशिश है, प्रयास है कि किसी भी सूरत में वोट अधिक से अधिक हमको मिल सके, वो प्रयास है। ऐसे में इमोशनल गेम भी चलता है और मनोवैज्ञानिक लेवल पे भी इस तरह का इसका असर होता है। लोग इमोशनली जोड़ते हैं और वोट करते हैं। तो वो एक कोशिश है भाजपा की तरफ से कि किसी भी सूरत में सत्ता में काबिज हो। लेकिन टीएमसी भी वहाँ पर और तमाम तरह की एक्सरसाइज कर रही है। महिलाओं के वोट पाने के लिए वो पहले से ही
महिलाओं को तमाम तरह की योजनाओं पे काम कर रही है, जिसमें कैश उन तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये जद्दोजहद एक राजनीतिक है। अब जबकि चुनाव प्रचार थम चुका है पूरी तरह से, और थमने के बाद अब जो भी घंटे कुछ समय बचे हैं, इसमें एक अंतिम रणनीति तैयार की जाती है और उसके बाद कोशिश की जाती है कि कैसे आखिरकार वोटों को अपनी ओर ज़्यादा डाइवर्ट किया जा सके, अधिक से अधिक अपने वोटों को निकाला जा सके। लेकिन हाँ, इस बार वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर चुनाव आयोग ने अर्धसैनिक बल और तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं कि हिंसा भी नहीं हो पाई, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि ये पहली बार है लंबे समय के बाद जब पश्चिम बंगाल में वो हिंसा झड़प देखने को मिली। ये नहीं हुआ इतने मर गए और इतनी विधानसभाओं में हिंसा, वो बिल्कुल शांत है। तो लोगों का हिम्मत भी बढ़ी हुई है, उत्साह भी बढ़ा हुआ है, और जो वोट ऑफ परसेंटेज रिकॉर्ड हुआ है आज़ाद भारत में किसी भी विधानसभा चुनाव में, हमें लगता है वो रिकॉर्ड बना रहेगा और हो सकता है 93% के रिकॉर्ड को भी सेकेंड फेज छलांग जाए। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में अब जो चुनाव होने वाले हैं सेकंड फेज के, वो 29 अप्रैल को होने वाले हैं। जो रिजल्ट है वो 4 मई को आने वाले हैं। खैर, अब तो ये तो देखने वाली बात होगी कि बंगाल की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।